हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वेंझाऊ पर। मैं जाऊ जिशु ले आई हूँ आप सभी के लिए इसका बदला का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए तैयार रहिए एक अलग धोखे के लिए, क्योंकि ये कहानी है बदले और प्यार की। चलिए शुरू करते हैं। हम वेन के सिंह को देखते हैं जो इस वक्त पर जाऊ जिशु को देख रहा था। उसके मन में एक दर्द था, एक गुस्सा था। वो जाऊ जिशु को देख रहा था। अब वेन के सिंह गुस्से से, जैसे हमारे जिशु अपने हैनिंग को एक कमर के साइड पकड़ के रखे थे, हमारे वेन के सिंह जो गुस्से से उसे देखे जा रहे थे, अब वो सीधे हमला करते हुए, वो ना इधर देखते हैं ना उधर, वो तुरंत हमारे जाऊ जिशु की ओर हमला करने आते हैं। और वो किसी और को नहीं बल्कि हमारे हैनिंग पर ही हमला किए थे। इस वक्त पर हमारा हैनिंग जो खुद के बचाव करने की कोशिश कर रहा था और वो बदले में वार भी कर रहा था, पर पलक झपकते ही हमारे वेन के सिंह जो हैनिंग के गर्दन को धड़ से अलग कर चुके थे। अभी ये नज़ारा देखते ही अपने जाऊ जो बहुत ज़ोरदार चिल्लाते हैं, हैनिंग जाऊ के चिल्लाते ही वेन जो उसी खून से भरे हुए तलवार से अपने जाऊ की ओर देखते हैं और कहते हैं, बहुत शौक था ना उसके कमर पर हाथ रखने का, उसके लिए तुम सामने आए। और इतने दिनों से तुम पर हमला होता रहा और मैं सबसे लड़ता रहा, तुम सामने कभी नहीं आए, पर तुम इसके लिए सामने आए, मतलब साफ है कि तुम मुझे धोखा दे रहे थे। जाऊ कहते, मैं तुम्हें धोखा दे रहा था? क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने सबसे खास मेरे लिए हैनिंग के अलावा कोई और ज़रूरी नहीं था, और तुमने मेरे हैनिंग को ही मार डाला। अभी अपने वेन कहते हैं, हाँ मार डाला मैंने मार डाला उसे, और मैं हर एक को मार डालूँगा। अभी अपने वेन जो कि बहुत ही गुस्से में आ गए थे, एक ललकार करते हैं, बहुत ज़ोरदार चिल्लाते हैं और कहते हैं, मार डालो जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ चुका था, सभी लड़ने लगते हैं। हमारे वेन जो अभी सीधे तलवार लेके अपने जाऊ की ओर आए थे, अभी हम देखते हैं हमारे जाऊ और वेन की फाइटिंग होने लगती है, जो कि बहुत ही बेकार फाइटिंग थी। दोनों ही तलवार से लड़ रहे थे। हमारे वेन के हाथ में जो हैंड फैन था वो उससे नहीं बल्कि तलवार से लड़ रहे थे। वही अपना ये जो कि फुमोंग से लड़ रही थी। हमारा जो मोशु था, मोशु भी अपने फई से लड़ रहा था। वही कावेनिंग भी वही अपनी साव से लड़ रहा था। और हमारे युआन और प्रिंस वो भी बाकी के लोग से लड़ ही रहे थे। यहाँ पर हमारे साव के साथ अपनी लो भी थी जो कि उसका साथ दे रही थी। कियान तो वैसे ही परेशान हो गई थी कि क्या करे, वो उसके पास जो आ रहा है वो उससे लड़ने से मतलब रख रही थी। इन लोग अभी लड़ ही रहे थे, पूरा मेसअप हो चुका था। वो जो भूत घाती था वो पूरा का पूरा मेसअप हो चुका था, हर एक जगह खून बह चुके थे। हमारे मोशु को भी बहुत ज़्यादा चोट आई हुई थी, और यहाँ तक कि हमारे उनको भी चोट लगी हुई थी। अभी हम अपने वेन और जाऊ को देखते हैं जो एक दूसरे से तलवार से ही लड़ रहे थे। हमारे वेन इतने गुस्से में थे कि वो अपने तलवार से लगातार एक के बाद एक वार कर रहे थे, जिसे हमारे जाऊ जो कि डिफेंस अच्छा कर ले रहे थे और वो पतलत वार भी कर रहे थे। अब ये सब में इतना सब कुछ मेसअप हो चुका था कि अंत में हमारे वेन जो गुस्से से हमारे जाऊ को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा देते हैं, और वो सीधे तलवार को उनके पेट के अंदर ही डाल देते हैं। अभी जैसे ही वो पेट के अंदर तलवार जाती है, जाऊ के होठों से खून आता है। लाइक जैसे हमें चोट लगी तो हमारे होठों से खून आता है, तो वो सीधे जैसे ही खून आता है वो खून की धार जैसे तुरंत गिरती है, और वो खून सीधे ही उस तलवार पर गिरी थी। वेन जो गुस्से से घूर रहे थे, तुमने मुझे धोखा दिया है ना,
मैं धोखे को कभी भी माफ़ नहीं करता, कभी माफ़ नहीं करता। वो ऐसे ही कहते हैं और एक गुस्से के साथ वो सीधे तलवार को बाहर निकालते हैं। अभी जैसे ही बाहर निकलता है तलवार, इधर से ये देख लेते हैं, साथ ही प्रिंस और युआन भी देख लेते हैं। तीनों के तीनों एक साथ चिल्लाता है, झाओ जिशु। ये लोग जैसे ही चिल्लाते हैं, अभी हम सीन कट होता है, हम गाओचोंग के महल को ही देखते हैं, जहाँ पर हमारे झाओजिंग जो अपने प्रिंस से टकरा गए थे, वही अपना युआन जो कि वुशी से टकराया था, और ये जो यहाँ से जा ही रहे थे वो कहीं नहीं बल्कि अपने चैंगलिंग के सामने ही खड़े थे। अभी ये अचानक ही उन्हें होश आता है। वो हैरानी से ऐसे अपनी आंखें परी परी कर देते हैं, उनका शरीर थोड़ा सा कांपने सा लग जाता है। अभी चैंगलिंग जो वहीं पर खड़ा था वो कहता है, सुनिए, क्या हुआ, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? सुनिए, ये भाई सुनिए तो। अभी ये जिनके शरीर पूरा कांपने सा लग गया था, माथे से पसीना बहने लग गया था, अभी ये सामने चैंगलिंग की ओर देखते हैं, फिर सांसें लेते हैं और फिर अपने प्रिंस और युआन को देखते हैं। दोनों के जो कि सामने ही खड़े थे, वही युआन जो दाऊ से टकरा गए थे और हमारे प्रिंस जो कि झाओजिंग से टकरा गए थे, उन लोगों को देखते हैं, गहरी सांसें लेते हैं और फिर कहते हैं, नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो ऐसे ही कहते हैं और वो जो अभी बाहर जाने वाले थे वो वापस अपने कमरे की ओर चले जाते हैं और कमरे की ओर जाकर वो चुपचाप बैठ जाते हैं। अब वो बैठ के गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं। अब वो गहरी गहरी सांसें जैसे ले रहे थे, हमारे प्रिंस और युआन जो कि अभी अपने झाओजिंग और अपने वुशी से टकराए थे, वो दोनों ही टकराने के कारण माफ़ी मांगते हैं कि माफ़ करना करके। हमारे जो प्रिंस है झाओजिंग से कहते हैं कि मुझे माफ़ करना। तभी झाओजिंग कहते हैं, मुझे लगता है आप लोग किसी जल्दबाजी में थे, कुछ हुआ है क्या? आखिर ये कहीं जा रहे थे तो वो वापस क्यों चले गए अपने रूम में? अभी प्रिंस कहते हैं, वो उतना ही कहते हैं, उतने में उन्हें आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ पर युआन जो कि दाऊ से टकरा गए थे, दाऊ कहते हैं, आप कर क्या रहे हैं? इतनी क्या जल्दबाजी है कि मुझसे ही टकरा गए? अभी युआन कहते हैं, देखो, मैं तुमसे टकराना नहीं चाहता था पर हो गया, मुझे माफ़ करना। अभी युआन के ऐसा कहते ही अपने वुशी कहते हैं, देखो, मैं तुमसे टकराना नहीं चाहता था, मुझे माफ़ करना। क्या परेशानी है आपकी? आप हमेशा ऐसी बातें क्यों करते? इतना कोई भी नॉर्मल या इतना शांत कैसे हो सकता है? इस वक्त पर अगर मुझे चोट लग जाती तो? अभी अपने युआन कहते हैं, तो फिर तुम्हें खुद को बचाव करना आना चाहिए। अभी युआन के ऐसा कहते ही दाऊ चिढ़ सा जाता है, अपने तंदर जो वो पकड़े ही रहता है उसे जोर से पटक कर कहता है, भैया आप क्यों नहीं है यहाँ पर? मैं कहाँ फंस गया हूँ? वो इस टाइप से चिल्लाता है और मुड़ के जाने लगता है। अभी अपना प्रिंस जो इन लोग को देख रहा था, युआन सीधे प्रिंस के पास आता है और अब प्रिंस अपने युआन के साथ उससे बोलता है कि अपने झाओजिंग से कहता है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। वो ऐसे ही कहता है और वहाँ से जाने लगता है। अभी दोनों के दोनों अपने ये के पास पहुँच जाते हैं। ये के पास पहुँच कर कहते, क्या हुआ, आप जाते जाते क्यों रुक गए? कुछ हुआ है क्या? ये कहते हैं, नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकता। मैं इतना मजबूर हो गया हूँ कि मैं गाँव से अलंग को खोजने के लिए उस जगह पर जा ही नहीं सकता। अगर मैं वहाँ पर गया और अगर झगड़ा हुआ तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि जो कुछ भी मैंने एक दिन का सपना देखा उसमें आखिरकार गाँव से अलग कहीं पर भी क्यों नहीं थी, पर मैंने देखा कि सब कुछ ख़त्म हो गया। वेन केसिंग ने सबको मार डाला, यहाँ तक कि उसने तो झाओ जिशु को भी मार डाला। अगर झाओ जिशु मर गया तो क्या होगा? क्या वो मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या करूँ। मैंने अपने दोनों दोस्तों को खो दिया हूँ जो मेरे लिए सबसे करीब थे। मैंने उन दोनों को ही खो दिया और चांगकिंग
चंकिंग को तो मैं कभी पा नहीं सकता। रही बात गौचोंग की बेटी की, गौ शेलेंग की, वो तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ हो सकती है। अगर अगर मैंने ये तख्ती उस तक नहीं दी, उसे नहीं दिलवाई, तो फिर मेरे दोस्त के आत्मा को तो शांति नहीं मिलेंगी ना। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ ख़त्म हो गया ऐसा लगता है। अभी अपने युआन कहते हैं, आप फिक्र मत कीजिए, हमारी गौ शेलेंग के पीछे क्यान, काओवेनिंग, गुशियांग और मोविशु भी तो गए हैं। अभी अपने ये कहते हैं, हाँ वो लोग गए हैं। अभी अपने युआन कहते हैं, तो फिर आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। मोशु की बात है अगर, तो मोशु अच्छी खासी फाइटिंग जानता है, तो वो बचा लेगा। हमें उसके लिए इतनी चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। क्या पता थोड़ी देर में वो लोग आते ही हो। अभी ये कहते हैं, थोड़ी देर में आते हो? इतना कितना वक्त होता है? तुम वक्त देख रहे हो कितना निकल चुका है। गौचोंग की लाश जिसे हमने जलाया था, उसकी तो राख भी ठंडी हो चुकी है। अगर गौ शेलेंग वापस आएंगे तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा कि उसके पापा चले भी गए और मैंने उसे उनका आखिरी बार चेहरा भी देखने नहीं दिया। अभी युआन जो कि इस बातों को समझ सकते थे, वो उन्हें तसल्ली देने लगते। ये जो कि चुपचाप बैठे ही हुए थे। सीन कट होता है, हम अपनी गौ शेलेंग और गुशियांग को देखते हैं। अभी गौ शेलेंग को जो होश आया था, वो अभी भी बेहोश ही थी और अपने जो मोशु और काओवेनिंग यहाँ पर नहीं थे। अभी जैसे ही गौ शेलेंग को होश आता है, अपनी गुशियांग ऐसे चेहरे को थपथपाने लगती है, उसके चेहरे से बालों को साइड करते और कहती है, राजकुमारी आप ठीक है ना? राजकुमारी क्या हुआ, आप ठीक है ना? अभी अपनी गौ शेलेंग जो कि उठती है और कहती है, मैं ठीक हूँ। काओवेनिंग और मोशु भाई कहाँ है? अभी अपनी जो गुशियांग है वो कहती है, वो कहीं गए हैं, मुझे नहीं पता क्यों, पर वो गए हैं। अभी अपनी गौ शेलेंग कहती है, पर कहाँ गए हैं वो? मुझे पिताजी की याद आ रही है, मुझे पिताजी के पास जाना है। आखिर हम इतना लेट हो चुका है, हमें वापस जाना चाहिए। आखिर वहाँ सब कुछ तो ठीक होगा ना? महल में सब कुछ तो ठीक होगा ना? अभी अपनी गुशियांग जो है वो कहती, हाँ हम चलेंगे, बस थोड़ी देर। काओवेनिंग और गुरुजी आते ही होंगे। सीन कट होता है, हम काओवेनिंग और मोशु को देखते हैं। जो मोशु भी आगे जा रहा था और काओवेनिंग जो उसके पीछे ही था। अभी काओवेनिंग भागते भागते तुरंत ही मोशु के पास पहुंचता है और कहता है, कहाँ जा रहे हैं आप? अभी मोशु कहता है, क्यान के लिए। ये देखो, मुझे ये पत्र मिला है, इसमें साफ साफ जिक्र है कि क्यान उस जगह पर है, उस भूत घाटी में है। अभी अपने जो काओवेनिंग है वो कहते हैं, क्यान उस जगह पर है, इस बात का कैसे सबूत है और क्या सबूत है? ये एक आप चिट्ठी को देखकर आप कह सकते हो वहाँ पर है। क्या पता क्यान घर पर हो, क्या पता क्यान महल पर हो। अभी मोशु कहते हैं, नहीं, मैं नहीं मान सकता, क्योंकि क्यान और गुशियांग कभी भी इन लोग एक दूसरे से अलग नहीं रहे हैं। ये लोग हर एक चीज़ एक साथ करते हैं। तो मैं मान ही नहीं सकता कि जब गुशियांग गौ शेलेंग के पीछे आई तो फिर क्यान पीछे ना आई हो। मैं मान ही नहीं सकता। मुझे अच्छे से पता है क्यान कभी भी गुशियांग को अकेला नहीं छोड़ती है, वो ज़रूर पीछे गई होंगी। और ये चिट्ठी जिसमें क्या ये तुम्हारा
मास्टर, इसका ये राइटिंग, क्या क्या तुम इस राइटिंग को जानते हो? वो जो लिखने का तरीका था उसके लिए वो कह रहा था। अभी कावेनिंग जो ये देखता है वो कहता है, नहीं, मैं इसे नहीं जानता। मोशु खुद से कहते हैं, आखिर वो कौन हो सकता है जिसे ये बात पता है कि कियान उस जगह पर है। अभी कावेनिंग मोशु को रोकते हैं और कहते हैं, मोशु देखिए, ये ज़रूरी नहीं कि उस जगह पर वो हो, और अगर वो उस जगह पर होगी भी तो वो अपनी रक्षा खुद कर सकती है। इस वक्त पर हमें गाओ शियालैंग को देखना चाहिए। हमारे कावेनिंग सीधे कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है, तुमने आखिर गुशियांग को क्या समझ कर रखा हुआ है? क्या वो मेरी बहन की रक्षा नहीं कर सकती? उसे मैंने सिखाया है, उसे सब कुछ मैंने सिखाया है। मुझे पता है गाओ शियालैंग की रक्षा गुशियांग कर सकती है। इस वक्त पर मुझे सिर्फ और सिर्फ कियान की फ़िक्र हो रही है। वैसे ही कह के वहाँ से उछल के सीधे चले जाते। कावेनिंग देखते हैं तो वो भी सीधे चिल्लाते हैं और कहते हैं, रुक जाइए। वो ऐसे ही कह के वो भी पीछे दौड़ते हैं। और अब सीन कट होता है, हम देखते हैं वो उसी जगह पर आ गए थे जहाँ पर उन्होंने वो जो एड्रेस देख लिया था कि कहाँ पर है करके। वो अभी वही उसी भूतघाती के बाहर खड़े थे। वो भी खड़े हुए थे और खड़े होके देख ही रहे थे कि ये कैसा जगह है। वहाँ से सभी लोग आना जाना कर रहे थे, सभी के सभी इधर से उधर आना जाना कर रहे थे। कुछ लोग जो कि भूतघाती के अंदर के ही थे, वहाँ के 2 लड़कियाँ जो कि आपस में बात कर रही थी, उन लोग आना जाना कर रहे थे, एक दूसरे से बात करते। वही वहाँ के जो भी भूतघाती के जो मेंबर्स हैं उन लोग ऐसे ही आना जाना कर रहे थे, अंदर बाहर हो रहे थे। अभी जो हमारे कावेनिंग और मोइशु, इन लोग वहाँ पास जाने लगते और धीरे धीरे करके इन लोग छुप छुपा के जा रहे थे। तभी इन लोग को 2 जो लड़कियाँ बात कर रही थी, इन लोग की आवाज़ सुनाई देती है, जो दोनों ही कहते हैं, समझ में नहीं आ रहा आखिर महारानी चाहती क्या है। वो जो नई लड़की आई है वो तो उन पर पूरा ही लत्तू हो चुकी है, वो लगातार उन्हें परेशान कर रही है। हाँ, तुम्हें पता है, बहन साओ की वजह से उन्हें तो उसका नाम पता चला। क्या नाम है उनका? कियान। हाँ, उन्हें उसका नाम पता चला और वो तो उन्हें ऐसा परेशान कर रही है, यहाँ तक कि उन्होंने तो उसे, वो इतना ही कहती है और फिर कहती है, नहीं, हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, और वैसे भी हम उनके बारे में ऐसा कुछ कह भी नहीं सकते। वो ऐसे ही कहती। अभी हमारे मोशु के जो कानों में बात चली गई थी, वो सुन लिए थे कि वहाँ पर कियान ही है। अभी वो कहते, देखा, सुना तुमने, उसने क्या कहा, वहाँ कियान है। अभी कावेनिंग कहता है, हाँ कियान है, पर हम इन भूतघाती में से, इतने सारे लोगों के बीच में से हम उन्हें कैसे लेकर जाएंगे। अभी अपना जो मोइशु है, जो कि मोइजिंग है, मैं क्या बोल रही हूँ बार, अच्छा अब वो मोइशु है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो दोस्तों। अब वो कहता है सीधे कि मेरे पास एक प्लान है, मैं कियान को यहाँ से लिए बिना तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। वो ऐसे ही कहता है और अभी सीन कट होता है। हम देखते हैं लोग इसी महल में जो कि छुप छुपा के जा रहे थे। अभी जैसे ही लोग छिप छिपा के जा रहे थे, अचानक से पीछे से आवाज़ आती है जो कि अपनी कियान की ही थी। कियान चिल्ला रही थी, मुझे माफ़ कर दो, क्यों पीछे पड़ी हुई हो मेरी, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, क्यों परेशान करके रखा हुआ है तुमने मुझे। अभी अपने मोशु जो पलट के देखते हैं, वो कियान ही थी। वो कियान को देखने लगते हैं और कियान के पीछे कोई और नहीं बल्कि हमारी फूमोंग ही थी। अपनी फूमोंग कहती है, अरे रुक जाओ, मान भी जाओ, क्यों इतना पीछे पीछे जा रही हो तुमने तो मुझे किस भी कर लिया ना, अब क्या परेशानी है, अब तो मुझे एक्सेप्ट कर लो। अभी कियान कहती है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? मुझे नहीं पता क्यों मैंने तुम्हें किस किया, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, पर मुझे यहाँ से जाना है, मुझे इस जगह पर नहीं रहना। तुम लोग धोखेबाज हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों आखिरकार मेरे उस घर में, उस महल में, जिस जगह पर मुझे सब कुछ इतने अच्छे से सिखाया जाता है, वहाँ पर धोखेबाज लोग कैसे आ गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
वेन केसिंग उतने में ही सामने से वेन केसिंग आते हैं। वो जैसे ही आते हैं अभी अपने मोशो जो ये देख के एकदम हैरान रह गए थे कि ये क्या था करके। अभी वो देख के जैसे ही हैरान रह गए थे, वेन केसिंग सामने से आते हैं जो कि उन्होंने अपना वही राजा वाला लुक करके ही रखा हुआ था। वो आते हैं अपने सीधे वही जो उनका तख्ती है वहाँ बैठ जाते हैं और बैठ के कहते हैं, चाची आप क्या कर रही हैं? अगर वो यहाँ पर नहीं रहना चाहती तो आप उन्हें जाने दीजिए ना, क्यों आप उन्हें यहाँ पर रोक के रखे? अभी अपनी फूमोंग सीधे कहती है, वेन केसिंग मैंने कहा ना तुमसे, मुझे कुछ भी चीज़ आसानी से पसंद नहीं आती, और जब कुछ चीज़ पसंद आती है तो मुझे चाहिए होती है, और ये ज्ञान मुझे बहुत मुश्किल से पसंद आई है तो मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। अभी मोइजिंग जैसे ही ये देखते हैं तो वो कहते हैं, क्या ये वेन केसिंग इस भूतघाती का राजा है? पर वेन केसिंग ने तो कहा था कि वो एक राहगीर है, तो फिर वो यहाँ का राजा ये हो क्या रहा है? वो इतना ही कहता है और उतने में ही उसके पीछे से आवाज़ आती है, यहाँ कौन है? वो इतने ही कहते हैं और पीछे हम देखते कोई और नहीं बल्कि फई था। फई कहता है, आप कौन है? वो ऐसे ही कहता है और फिर वो जब ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि कौन है। वो दोनों को ही सीधे वेन केसिंग के सामने ले आता है। मोइजिंग जो भी वेन केसिंग के सामने खड़ा था, अभी मोइजिंग को देखते ही अपने ज्ञान देखते हुए कहती, गुरुजी आप आ गए? अभी अपना मोइजिंग कहता है, ज्ञान क्या तुम ठीक हो? हमारी ज्ञान सीधे कहती है, गुरुजी क्या गुशियांग ठीक है? मैं गुशियांग के पीछे जा रही थी पर मुझे यहाँ ज़बरदस्ती ला लिया गया। अभी मोशू कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं? आखिर आपने ज्ञान को यहाँ ज़बरदस्ती क्यों लाया है? अभी अपनी जो फूमोंग थी वो कहती है, अरे रे अब क्या तुम्हें भी अलग से समझाना पड़ेगा? देखो तुम्हारी ये जो सेविका है ना, मोशू गुस्से से दिखने लगता है। अभी हमारी फूमोंग कहती है, अच्छा सॉरी मैं भूल गई थी, ये जो तुम्हें गुरुजी कह रही है ना वो मुझे बहुत मुश्किल से पसंद आई है, तो मैं उसे अपने पास रखना चाहती हूँ। अभी ज्ञान चिल्लाती है, पर मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, तुम हो क्या? अभी अपनी फूमोंग कहती है, अरे चलो ठीक है। वो ऐसे ही कहती है और फिर कहती है, अच्छा देखो मोशू, तुम क्या चाहते हो? तुम्हें अपनी ज्ञान वापस चाहिए या तुम ऐसे ही जाना चाहोगे? अभी अपना मोशू साफ कहता है, मुझे ज्ञान वापस चाहिए, मैं उसे लेकर जाऊंगा यहाँ से, और तुम लोगों को तो मैं छोड़ने नहीं वाला। वेन केसिंग तुमने तो खुद को एक राहगीर बताया था ना, तो फिर ये क्या है? तुम एक राजा हो, तुमने इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई, तुम भूतघाती के राजा हो, और जो कुछ भी हमला हुआ है महल में वो सब तुमने करवाया। वेन कहते हैं, हाँ मैंने करवाया हमला, क्योंकि मैं उस गाओ चोंग से बदला लेना चाहता था। तो मैंने करवाया हमला। तो क्या करता मैं? मेरे पास जब कुछ भी नहीं था ना, तो मैंने मदद मांगी थी। मेरे माताजी ने मदद मांगी थी, और मदद के बदले आखिर में क्या मिला था? जिल्लत भरी मौत। मेरी आंखों के सामने मेरे माता पिता को चाबुक से मार डाला था उस गाओ चोंग ने। अभी अपने मोशू कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, गाओ चाचा ऐसे नहीं हो सकते, वो ऐसे है ही नहीं, मैं उन्हें जानता हूँ, वो ऐसे नहीं कर सकते। अभी अपना वेन चिल्लाता और कहते हैं, अच्छा नहीं कर सकते। आज से 15 साल पहले तुम्हारे गाओ चोंग चाचा ही तो थे ना उस महल के राजा, तो फिर आखिर में उन्होंने नहीं किया तो किसने किया? मोशू कहते हैं, नहीं मैं नहीं मान सकता, मैं उन्हें जानता हूँ, मैंने बचपन से उन्हें देखा है, वो कभी किसी को चोट नहीं पहुँचाते, तो बल्कि वो है जो हर किसी के लिए लड़ते हैं। मेरे लिए ये मानना मुश्किल है। अभी वेन कहते हैं, तुम मानो ना मानो, पर उसकी वजह से मैंने अपने माता पिता को खोया था, और इसलिए मैं उसे बर्बाद करना चाहता था। इसीलिए मैंने पूरे महल में अपने
अपने योद्धाओं को भेजा था जो कि उन लोग हमला कर रहे थे और मैं अपने हाथों से गाओचोंग को मारना चाहता था, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसे वो जहरीला तीर किसने लगाया और आखिरकार उसकी मौत हो गई। ये सुनते ही मोशू जो खड़े हुए थे वो अचानक से पीछे थोड़ा सा होते हैं, लड़खड़ा से जाते हैं और कहते हैं, क्या क्या चाचा की मौत हो गई? पर कैसे, किसने किया आखिर? वेन कहते हैं, तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारे चाचा मर चुके हैं? मोशू कहते हैं, नहीं, ये कब हुआ और कैसे हुआ? अभी वेन हंसने लगते हैं और कहते हैं, वाह क्या बात है, तुम्हें ये भी नहीं पता? अब तक के तो उनकी लाश जल के कब की उनकी लाश की राख को ठंडा भी कर दिया गया होगा। मोशू जो कि बहुत ही गुस्से में आ गए थे वो कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई ऐसा कहने की? वो मेरे चाचा है, मेरे चाचा कभी भी कुछ भी गलत नहीं करते, मैं जानता हूँ उन्हें, मैंने उन्हें बचपन से देखा है। वो ऐसे ही कह के अभी अपना तलवार लेके सीधे अपने वेन से लड़ने आ जाते हैं। हमारे काओवेनिंग वो तुरंत शहीद हो जाता है। मोशू सीधे वेन के पास पहुंच जाते हैं और तलवार से सीधे हमला करने वाले थे। उसी वक्त हमारे वेन जो कि अपने हैंड फैन से उसके तलवार के वार को रोक देते हैं, तलवार के वार को रोकते हैं और दूर धकेलते और कहते हैं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैंने अपने माता पिता की मौत का बदला लिया है। अभी हमारे मोशू कहते हैं, तो फिर चाचा की मौत भी तुम्हारी वजह से हुई है। वेन सीधे चिल्लाते हैं, नहीं हुई है, मैंने उसे नहीं मारा है। हाँ, मैं उसे मारना चाहता था पर मैंने उसे नहीं मारा है। अगर मैं उसे मारता ना तो मैं सबके सामने मारता। पहले तो मुझे लगा था कि मेरे ही यहाँ से किसी ने उसे मारा है, पर मुझे पता चला कि मेरे यहाँ से किसी ने भी उसे नहीं मारा है, बल्कि उसकी मौत तो किसी और ने की है, किसी और के कारण उसकी मौत हुई है। हो ना हो वो जो काले पोशाक में आए हुए थे शायद उन्होंने मारा हो। अभी मोशू चिल्लाते, आखिर उनकी क्या दुश्मनी है? कभी गांव शियालैंग पर हमला करना, कभी महल पर हमला करना, और अब तो चाचा, क्या उनकी वजह से मेरे चाचा की मौत हुई? हमारे वेन चिल्लाते, मुझे नहीं पता, मैंने उन्हें नहीं मारा है, मैं मारना चाहता था, मैं उन्हें नहीं मार पाया। और इस बात का अफसोस तो मुझे हमेशा ही रहेगा, क्योंकि जिसकी वजह से मैंने अपने माता पिता को खो दिया है उस इंसान को मैं अपने हाथों से नहीं मार पाया। मैं उस शहर में गया था, मैं उस नगर में गया था, क्यों पता है? ताकि मैं उसके बीच रहकर ही उसे तिल तड़पा पाऊँ। पर आखिर में क्या हुआ? वो किसी और के हाथों मारा गया, किसी और के हाथों। उस जैसा घटिया इंसान आखिर जिंदा भी कैसे था इतने सालों तक की? उसकी वजह से मैंने अपने माता पिता को खो दिया। अभी मोशू इतना ज़्यादा नहीं सुन पाते हैं, वो तुरंत ही हमला कर देते हैं। लाइक जैसे उन्होंने तलवार को रोक के रखा हुआ था और उस बात के दौरान उन्होंने वो अपना हटा दिया था। तो जैसे ही वो दोबारा हमला करते हैं, सीधे वो उस तलवार को अपने वेन के पेट पर मारते हैं। अब जैसे ही वेन के पेट पर तलवार जाती है, एक खून की धारा नीचे गिरने लगती है। खून की धारा जैसे ही नीचे गिरती है, तलवार पर फोकस किया जाता है और जैसे ही पेट पर फोकस किया जाता है, हम सामने देखते हैं इस तलवार का वार किसी और ने नहीं बल्कि हमारे झाऊ ने दिया था। झाऊ अचानक ही इस जगह पर आ गए थे। वो जैसे ही आते हैं, उन्होंने उस तलवार का चोट खुद पर ले लिया था। अभी खुद पर चोट लेते ही वेन इस चीज़ को देखने लगते हैं। वो जैसे ही देखते हैं, हमारा मोशू भी तुरंत ही तलवार को बाहर निकाल लेता है और देखने लगता है और कहता है, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। अभी ये देखते ही वेन सब कुछ भूल के अपने झाऊ को होल्ड कर लेते हैं, उसके पेट पर अपना हाथ रखते हुए कहते, आशु आप बीच में क्यों आए? आखिर आपको नहीं आना था, देखिए कितना खून निकल रहा है, आशु आप क्यों आए? अभी अपना झाऊ कहता है, आपने तो हर बार मेरी रक्षा की है, फिर इस बार तो मेरा काम था ना कि मैं आपकी रक्षा करूं। वो इतना ही कहता है और अपने वेन को देखने लगता है।
वेन भी एकदम रोने में आ गए थे, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे और ये सीन उनके लाइफ में फ़र्स्ट टाइम हुआ था। तो वो एकदम रोने में आ गए थे, उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अभी मोशू कहते हैं, मैं इसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अभी वेन चलाते हुए कहते, हट जाओ यहाँ से, ठीक है, हट जाओ, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, आखिर इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इसने तो कभी कुछ नहीं किया ना। तो फिर अभी मोशू कहते हैं, मैं तुम्हें मार रहा था, इसे नहीं, तुम हद से ज़्यादा बोल रहे थे, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे चाचा के खिलाफ इतना सब कुछ कहने की। अभी वेन कहते हैं, हाँ तो क्या गलत कहा मैंने, क्या गलत कहा मैंने, तुम्हारे चाचा की वजह से मैंने अपने परिवार को खोया है, तो मुझे पूरा हक था बोलने का। अभी अपने मोशू कहते हैं, ओह सच्ची में तुम्हें ऐसा लगता है, क्या तुमने कभी भी सच्चाई पता करने की कोशिश की कि क्या हो रहा है क्या नहीं? तुमने ऐसे कैसे मान लिया कि क्या बोलते तुम्हारे माता पिता को मेरे ही चाचा ने मारा है? क्या गारंटी इस बात की? अभी अपने वेन कहते हैं, ओह तो तुम्हें गारंटी चाहिए, तो तुम्हें मैं अभी बताता हूँ। वो ऐसा ही कहते हैं और अब जो कुछ भी हुआ था, जितना भी सीन था, वो सब कुछ बता देते हैं, जो कि आप लोग ऑलरेडी फ्लैशबैक में सुन चुके हैं। तो उसी चीज़ को डबल रिपीट करके क्या ही किया जाए। और अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग इससे पहले का पार्ट चेक कर लीजिए। अब अपने जो मोशू है ये सुन लेते हैं, तो सुनने के बाद कहते हैं, नहीं, तुम किस दिन की बात कर रहे हो? क्या मैं उस दिन को जान सकता हूँ? क्यों, कौन सा दिन था? अभी अपने वेन कहते हैं, वो दिन, वो इतना ही कहते हैं। अब वो मुस्कुराते हैं, अपनी साव को बुलाते हैं, साव वहाँ आती है। अब वो अपने जो झाऊ है वो थोड़ा बेहोशी हालत में चले गए थे, तो वो कहते हैं, इसे लेकर जाओ और वैद्य को बुलाओ। वो इतने कहते हैं और ये जो भूत घाटी है, यहाँ पर एक इन लोग ने एक वैद्य भी रखे हुए हैं, जो कि कभी भी चोट वोट लगती है तो थोड़ा इलाज पानी करे। अब अपने झाऊ को इलाज पानी के लिए ले जाया जाता है, जो कि अपनी साव ही लेके गई थी। अभी वेन कहते हैं, हाँ तो तुम्हें जानना था ना कि वो कौन सा दिन था? आखिर मैं उस दिन को कैसे भूल सकता हूँ, जब मेरी आंखों के सामने तुम्हारे चाचा ने अपने सैनिकों से कहकर मेरे माता पिता को इतने कोरे दिलाए थे कि मेरे माता पिता ने अपनी सांसें ही छोड़ दी थी। वो दिन मैं आखिर कैसे भूल सकता हूँ, जब तुम्हारे नगर में हमें इतना बेइज्जत किया गया था। आखिर मैं उस दिन को कैसे भूल सकता हूँ? नहीं भूल सकता। अभी वो ऐसा ही कहते हैं और वो दिन को बता देते हैं। अब मोशू जैसे ही ये बात सुनते हैं कि वो कौन सा दिन था, वो सुनते ही कहते हैं, क्या, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उस दिन तो चाचा उस शहर में थे ही नहीं। असल में उस दिन तो चाचा, मैं और पापा, हम तीनों ही दर्पण झील गए हुए थे, क्योंकि उस दिन चैंगलिंग की पहली सालगिरह थी, इसलिए हम सब वहाँ गए हुए थे और हमारे लिए वहाँ जाना ज़रूरी था। और उस दिन तो वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ चाचा सैन थे, उसके अलावा कोई और नहीं था। अभी अपने जैसे ही वेन ये सुनते हैं कि उस दिन चाचा सैन थे, वो कहते हैं, सैन मोनडोगी के लीडर है ना, मोनडोगो के लीडर की बात कर रहे हो तुम, सैन। अभी अपने मोशू कहते हैं, हाँ मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उस दिन तो असल में वहाँ पर चाचा थे और मैं, चाचा और गाँव चाचा और मेरे पापा, हम लोग तो दर्पण झेल गए हुए थे, क्योंकि उस दिन तो चैंगलिंग का पहला सालगिरह था, इसलिए हम लोग वहाँ गए हुए थे और वहाँ की हर एक चीज़ की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमने उन्हें देकर रखी हुई थी। और जहाँ तक मुझे याद है, मेरे सामने ही बात हुई थी कि जो आए हैं उनसे बात सैन चाचा को करने को कहा गया था। और हम लोग, जहाँ तक मुझे याद है कि चाचा बहुत जल्दी में थे और वो निकले थे, और फिर हम जब वहाँ पहुँचे तो हमें वहाँ पर पता चला। अब वहाँ का सीन बताया जा रहा है, सीन कट होता है, हमें वही दर्पण झील का सीन बताया जाता है, जहाँ पर अपने चैंगलिंग का पहला सालगिरह था। जब सालगिरह हो रहा था, सब कुछ ये कर रहे थे, लाइक जैसे जश्न मनाई जाती है, उसको मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगी दोस्तों।
अब जैसे कि जश्न मनाई जा रही थी, तो जश्न मनाने में उन लोग सब कुछ अच्छे से ही हो रहा था, पर अचानक से यहाँ पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। अब जैसे ही हमला होता है तो यहाँ से तो कोई सैनिक एकदम बड़ी सी टुकड़ी तो नहीं लेके गए थे, एक नॉर्मल ही टुकड़ा लेके गए थे सैनिकों का, और उधर के भी सैनिक थे। पर फिर भी जो हमला हुआ था उन लोग बहुत ये था लाइक उन लोग बहुत ताकतवर थे, जिस वजह से उन लोग ये कर लेते, अच्छा खासा हमला करते हैं। और इन लोग का जो हमला करने का मोटिव था मेन, वो ये नहीं था कि इन पे हमला करो फिर इनकी राजगद्दी हमारी, ऐसा नहीं था। उन लोग को बस वो जगह को तबाह ही करना था, और उन लोग ने वो जगह को तबाह कर दिया था। और इस दौरान अपने दर्पण झिल के नेता की मृत्यु हो गई थी, और जब उनकी मौत हुई तो उन्होंने अपने चेंगलिंग को अपने गाओ चोंग के हाथ में देकर उन्हें ये किया था कि बताया था कि आप इसकी रक्षा कीजिएगा और आपको ही इसका परवरिश करना है करके उन्होंने ऐसा कहा था, जिस वजह से वो उसका रक्षा करते हैं, उसकी परवरिश कर रहे थे। और यहाँ तक कि उन्होंने अपना जो ये नगर है यहाँ आने के बाद लोगों को बता भी दिया था कि ऐसा ऐसा हुआ है करके। और मोशु उस दौरान लगभग 10 से 11 साल के थे, और उन्हें आती थी विद्या, लाइक ये जो होता है फाइटिंग वगैरह उन्हें थोड़ा बहुत आता था, जिस वजह से वो बच गए थे और वो अपने चाचा और भाई मतलब चाचा और पिताजी के साथ आ गए थे। और यही सब इनने बता दिया। उम्मीद है कि मैं आप लोगों को समझा पाई होंगी, कई बार ऐसा होता है कि मैं नहीं समझा पाती हूँ, उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। अभी वेन ने अपने मोशु को सब कुछ बता दिया था, और मोशु ने भी अपने वेन को सब कुछ बता दिया था। इधर अपनी जो फूमोंग थी वो भी सुन के हैरान थी ये सारी बातें, लाइक उन्हें इतनी सारी बातें ये नहीं पता थी कि अपने वेन के साथ इतना ज़्यादा गलत हुआ था करके। लाइक उन्हें पता था ज़रूर, लेकिन इतना ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पता था, जिस वजह से उससे उन्हें भी बड़ी हैरानी हो रही थी, वो हैरानी से सुने जा रही थी। वहीं पर अपनी कियान, उसकी भी आंखों में आंसू आ गए थे कि ये सब क्या हुआ है करके। वही अपना काविनिंग वो भी एकदम हैरान था। अभी सीन कट होता है, हम अपनी गाओशियांग और गुशियांग को देखते हैं, जो कि अभी भी उसी जंगल एरिया में ही थी। अभी अपनी गुशियांग जो कि गाओशियांग को संभाल कर थोड़ा आगे चल रही थी, और वो आगे चली है, एक जगह पे एक पत्थर है जो कि बड़ा सा पत्थर है, उसी जगह पर उसको वो टिका के रख दिए है। और उसके जैसे वो बेहोश हुई थी तो उसके बहुत सारे कपड़े उपड़े जैसे गंदे उंदे हो गए थे, और थोड़ा बालों वालों में ना थोड़ा वो लग गया था, वही का पत्थर वगैरह जो पत्ते उत्ते रहते हैं वो लग गए थे। और उसको ही साफ़ करने लगती है और फिर कहती है, राजकुमारी अब ठीक है ना? राजकुमारी क्या आपको कुछ चाहिए? अभी अपनी गाओशियांग कहती है, हाँ मुझे पानी चाहिए। वो ऐसे ही कहती है। अभी अपनी गुशियांग हाँ कहती है, और हाँ कह के वो अपना जो उसके पास एक थैला रखा हुआ था उसे देखने लगती है। जब वो उसे देखती है तो उसमें उसे पानी मिल जाता है, जिसे वो दे देती है। अब ये थैला अपनी गुशियांग ने जैसे निकाला था तो वो उसे दे देती है। अब वो जैसे ही देती है अपनी गाओशियांग चुपचाप से पी लेती है। पीने के बाद कहती है कि भाई और काविनी कहाँ है? अभी गुशियांग कहती है, हाँ वो आते ही होंगे, वो इतना ही कहती है। तभी थोड़ी ही देर में हम देखते हैं सामने से अपने काविनी और अपने मोशु दोनों ही आ गए थे। अब जैसे इन लोग आते हैं, इन लोग के आते ही तुरंत अपनी गुशियांग उठ जाती है और कहती है, गुरुजी आप आ गए, आप ठीक तो है ना? गुरुजी को ऐसे ही कह के अभी अपने मोशु को इधर उधर से चेक करने लगती है। अपना मोशु एकदम ठीक था, वो जैसे ही ठीक था वही अपना काविनिंग भी सामने खड़ा था। वो अपनी गुशियांग उसे भी देखती है और कहती है, तुम ठीक हो? अभी अपना काविनिंग हाँ कहता है, पर काविनिंग थोड़ा सा परेशान दिख रहा था। मोशु भी बड़े ही परेशान दिख रहे थे, एकदम नॉर्मली खड़े हुए थे। अभी अपनी गुशियांग पूछती है, क्या हुआ गुरुजी, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? अभी अपना मोशु कहता है, हमें महल वापस जाना होगा। अभी गुशियांग कहती है, हाँ
हम जाएंगे ना। पर क्या हुआ, आप मुझे ठीक नहीं लग रहे। गुरुजी बताइए ना। अभी जैसे वो ऐसा कहती है, वो कहते हैं ये वक्त सही नहीं है कि मैं तुम्हें बताऊं, क्या हम महल वापस चलें। गुरशेन कहती हाँ गुरुजी। वो ऐसे ही कहती है और फिर अपनी गौशाला की ओर देखती है और कहती है पर राजकुमारी तो ठीक नहीं लग रही। अभी अपना मोशु कहता है पर फिर भी उसे तो साथ ले जाना ही होगा ना। वो ऐसे ही कहता है और फिर अपनी मतलब कि अपने कावेनिंग को इशारा करता है। वो हाँ कहता है और अभी अपने कावेनिंग ने अपने गौशिया को अपने गोद में प्रिंसेस स्टाइल में कैरी कर लिया था और इन लोग अभी यहाँ से चल रहे थे। मोशु और कावेनिंग का फेस एकदम सीरियस था। हमारी जो गौशिया है उसकी थोड़ी सी तबीयत बिगड़ गई थी, लाइक वो थोड़ी कमज़ोर टाइप की लड़की है, तो वो ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिस वजह से वो बार बार बेहोश हो जाती है। तो वो थोड़ी कमज़ोरी के कारण बेहोश हो गई थी। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है इन लोग चल रहे थे। अपनी गुशियांग बहुत टेंस हो गई थी कि क्या हो गया, कुछ बोला क्यों नहीं जा रहा है करके, और अपने कावेनिंग और मोशु एकदम शांति से चल ही रहे थे। अब शांति से जैसे लोग चल ही रहे थे तब अपनी गुशियांग कहती है क्या हुआ गुरुजी, बताइए ना, क्यों नहीं आप कह रहे हैं। अपने मोशु सीधे कहते हैं मैंने कितनी बार कहा है तुमसे गुशियांग, जब भी मैं शांत रहूँ तो मुझसे ज़्यादा बातें मत किया करो, महल चलो सब कुछ पता चल जाएगा। वो ऐसे ही कहते हैं और अभी सीन कट होता है, इन लोग महल में पहुंच गए थे। महल में जैसे इन लोग कदम रखते हैं सामने से अपने झाओजिंग जो आ रहे थे, झाओजिंग के साथ अपना दाऊ भी था। दोनों के दोनों जल्दी जल्दी आने लगते। अपने झाओजिंग जो कि अपने बेटे को देखते हैं तो कहते हैं मोशु तुम ठीक हो ना, कहाँ इतना वक्त लग गया तुम्हें। वो ऐसे ही कह के आने लगते हैं। अभी दाऊ जो अपने भाई को देखता है तो जल्दी जल्दी आता है और कहता है भाई आप ठीक तो है ना, क्या हुआ इन्हें, ये ठीक तो है ना। वो ऐसे ही कह के अभी उसे देखने लगता है। अपना कावेनी कहता है कुछ नहीं, ये बस बेहोश है, तुम इसे चेक कर लो। वो ऐसे ही कहता है और अभी रखता है। दोनों अभी भी सीरियस थे। अब जैसे ही उसे रखा जाता है, अपना जो दावो है अपनी गौशिया को चेक करने लगता है। अब दोनों के दोनों इन लोग सभी के सभी वहीं पर खड़े थे। माहौल थोड़ा सा गंभीर हो चुका था। हमारा मोशु कहता है पिताजी। अपने झाओजिंग कहते हैं हाँ कहो बेटा क्या हुआ। मोशु कहते हैं चाचा गाँव कहाँ है। हमारे झाओजिंग कहते हैं तुम्हारे चाचा नहीं रहे बेटा। अपने मोशु कहते हैं कैसे कैसे हुआ ये सब। हमारे झाओजिंग कहते हैं जब तुम गौशिया के पीछे चले गए थे तब अचानक से एक तीर आकर भाई को लगी जो कि जहरीली थी, जिस वजह से उनकी जान चली गई। अपने मोशु कहते हैं तो फिर आप लोग क्या कर रहे थे, क्या आप बताइए, आप आखिर क्या कर रहे थे। क्या चाचा ने हमारी सहायता नहीं की थी। चाचा तब हमारे पास थे, तब उन्होंने हमारे साथ दिया जब ताई लेक खतरे में था, जब ताई लेक एक लगभग ख़त्म ही होने वाला था। पर चाचा गाँव थे जिन्होंने हमारी इतनी ज़्यादा सहायता की थी और उन्होंने ही इतनी हमारी मदद की थी कि हम अपने उस सेक्ट को अच्छे से बना पाए थे। और फिर आपने फैसला किया था कि आप अपना पूरा जीवन चाचा गाँव की सेवा में लगाएंगे, है ना। तो फिर आपने चाचा की जान कैसे नहीं बचाई। अभी धीरे धीरे अपनी गौशिया को होश आने लगता है। अपने झाओजिंग कहते हैं मैं नहीं कर पाया उनकी रक्षा, मैंने अपने भाई को देखते देखते ही खो दिया और उनकी तो मैंने लाश को भी जला दिया, उनकी लाश जला दी गई है मोशु। अब हम उन्हें कभी नहीं देख पाएंगे। गौशिया ये सुन लेती है, उसे एक झटका सा लगता है। वो कहती है क्या पिताजी नहीं रहे। अभी झाओजिंग तुरंत अपनी गौशिया की ओर देखते हैं। वो कहते हैं हाँ गौशिया कुछ नहीं हुआ, तुम सो जाओ। अभी गौशिया कहते हैं
मैं कोई सपने नहीं देख रही हूँ। आपने अभी भी कहा ना कि पिताजी नहीं रहे। अपने झाओ जिंग कहते हैं हाँ, वो नहीं रहे। अभी सामने से अचानक से अपने सैनसेन आते हैं, जो कि अपनी गाओशिया लैंग को हक कर देते हैं, लाइक उसके सर पर अपना सर रखते हैं, एक किनारे से होकर, जैसे कंधे से कंधा टकराया हुआ है और सर पर सर रखा गया है, वो ऐसे ही रखते हैं और कहते हैं हमारे हमारे भाई नहीं रहे बेटा, तुमने अपने पिताजी को खो दिया है। हाँ, वो नहीं रहे। वैसे ही कह के उनकी आंखों से आंसू बहने लगता है। गाओशिया लैंग रोने लगती है कि उसने अपने पिताजी को खो दिया है। हमारे मोशु और काविनिंग ने अपनी मुट्ठी भींच रखी हुई थी। अभी इन लोग ये देख ही रहे थे, उतने में अपने ये और युआन प्रिंस इन लोग आ जाते हैं। जब इन लोग आते हैं तो देखते हैं कि गाओशिया लैंग यहीं पर है और वो रो रही है। अभी ये सामने आते हैं और कहते हैं गाओशिया लैंग तुम ठीक हो? अभी अपनी गाओशिया लैंग कहती है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, पर पिताजी, वो इतना ही कहती है और रोने लगती है। अभी ये कहते हैं रोने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पिताजी शहीद हुए हैं, शहीद हुए हैं। वो भले ही ख़त्म हो गए, भले ही उनकी जान चली गई, पर तुम्हारे पिताजी का जो सपना था कि वो तुम्हें रानी बनते हुए देखना चाहते थे, तुम बनोगी ना इस जगह की रानी। अभी उतने में यहाँ पर हमारा चैंगलिंग भी आ गया था। अपने सैनसेन जो है वो उठते हैं, अपने आंसू पोंछते हैं और कहते हैं हाँ गाओशिया लैंग बनेगी ना रानी यहाँ की, वो बनेगी। वो ऐसे ही कहते हैं और कहते हैं गाओशिया लैंग तुम अपनी तैयारी करो, हम कल ही तुम्हें राजगद्दी दिलाएंगे, कल ही तुम्हारी ताजपोशी होगी। अभी अपने सैनसेन जो अपने आंसू पोंछते हैं और एकदम रुआब से कहते हैं, अपने ये कहते हैं हाँ गाओशिया लैंग की ताजपोशी होगी और सभी को बुलाया जाएगा। और कियान कहाँ है? जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ कियान भी रहती है। वो ऐसे ही कहते हैं और देखने लगते। अभी गुशियांग भी कहती क्या कियान भी यहाँ नहीं है? अपने ये कहते हैं हाँ वो यहाँ नहीं है। क्या वो तुम्हारे साथ नहीं थी? मैंने तो देखा था कि वो तुम्हारे साथ गई है। गुशियांग कहती क्या कियान दीदी हमारे पीछे आई थी? हमारे ये कहते हैं हाँ मैंने खुद देखा था। अभी अपने काविनिंग और मोशु दोनों ही कुछ नहीं कह रहे थे। गुशियांग कहती गुरुजी क्या आपको कियान दीदी के बारे में कुछ पता है? हमारा मोशु कहता है नहीं। वो इतना ही कहता है और सीन कट होता है। हम वही भूत घाटी के पहाड़ के सीन को देखते हैं जहाँ पर अपना हैनिंग खड़ा था। वो बाहर खड़ा हुआ वही नज़रें ही रख रहा था कि क्या हो रहा है करके। और वो जब ऐसे नज़रें ही रख रहा था तब वहीं से जैसे लोग आना जाना करते रहते हैं तो वो वहीं पर कुछ लोगों की बातें सुन लेता है, जो कि कहते हैं कितनी अजीब बात है ना, वो जिस शख्स को महाराज ने अपने साथ रखा हुआ है उन्होंने आज अपने ऊपर उस तलवार का वार ले लिया। उनके पेट से कितना खून बह रहा था ना, वो तो अच्छा है कि हमारे वैद्य ने उन्हें बचा लिया। वो ऐसे ही कहते हैं। अभी दूसरा शख्स कहता है हाँ ये तो बात सही है, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि महाराज की रक्षा करने के लिए वो इंसान अपने पेट पर इतना बड़ा तलवार का चोट ले भी लेगा करके। अभी हैनिंग के कानों में जैसे ही ये बात पड़ती है, हैनिंग का ट्रिगर आउट होता है और कहता है नहीं कहीं मास्टर तो नहीं। वो ऐसा ही कहता है और वो अभी दूसरे साइड से ऐसे देखने लगता है, लाइक वो जिस जगह पे था उस जगह से दूसरे साइड जाने लगता है। अभी वो दूसरे साइड से अभी वो उस महल के अंदर झांकने लगता है, जो कि भूत घाटी है उसके अंदर ही वो झांकने लगता है। अभी वो दूर से ही वो देखता है जहाँ पर अपना झाऊ था, जो कि बैठा हुआ था। झाऊ के पास अपने वैन थे, जो कि कहते हैं ये क्या किया आपने आखिर खुद पर ये चोट क्यों लिया? हमारे झाऊ कहते हैं तो मैं और क्या करता, तुमने कितनी बार तो मेरी रक्षा की है, इस बार मुझे लगा कि मुझे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए करके। हमारे वैन कहते हैं क्यों किया आपने, आपको नहीं करना चाहिए था, मैं उससे लड़ सकता था, मुझे कुछ नहीं होता, पर अभी आप देखिए
अभी अपने झाऊ कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ पर मैं अब ठीक हूँ। वो ऐसे ही कहते हैं और कहते हैं मुझे सोना है। वो ऐसे ही कह के अभी कहते हैं मुझे सोना है। जैसे वो ऐसे कहते हैं हमारे बहन कहते हैं हाँ, वो हाँ कह के अभी अपने झाऊ को सहारा देकर रूम तक के ले जाते हैं। भी हमारी बहन जो कि अपने झाऊ को रूम तक ले जाते हैं, उसे वही सुला देते हैं और सुला के कहते हैं आप अपना ख्याल रखिए मैं आता हूँ। वो ऐसे ही कह के सीधे इस जगह से निकल जाते हैं। अब वो रूम से निकले अपने तख्ती पर जाकर बैठ जाते हैं। अब वो जैसे ही तख्ती पर जाकर बैठते हैं तो अपने तख्ते पर जाकर बैठते ही वो आवाज़ देते हैं फ़ई। अभी वो जैसे ही फ़ई करके ज़ोरदार चिल्लाते हैं, यहाँ पर अपना फ़ई आ जाता है और कहता है जी मालिक। वो जैसे ही कहता है हमारे बहन कहते हैं पता लगाओ। वो इतना ही कहते हैं, फिर कहते हैं नहीं, सबसे पहले तुम ये पता लगाओ कि आखिर उस महल में क्या हो रहा है, और हाँ उसके अलावा तुम्हें ये पता लगाना है कि आखिर इस सैनसैन का क्या केस है। आखिर सैनसैन है कौन और उसकी सारी जानकारी मुझे चाहिए। उसकी एक एक चीज़ की जानकारी, उसने जो कुछ भी किया है, क्या कुछ नहीं किया है, मुझे सारी जानकारी चाहिए। अभी अपना फ़ई हाँ में सर हिलाता है और यहाँ से चला जाता है। सीन कट होता है। हम अपनी क्यान को देखते हैं जो अभी भी अपनी फूमोंग के साथ थी। क्यान कहती है तुमने आखिर मुझे यहाँ कैद करके क्यों रखा हुआ है? मुझे तुमने मेरे गुरुजी के साथ जाने क्यों नहीं दिया? क्यों तुमने मुझे परेशान करके रखा हुआ है? अभी फूमोंग कहती है देखो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती, मैं तुम्हें जाने दे सकती हूँ, पर वो क्या है ना कि मुझे तुम्हारा साथ बहुत पसंद है। अब तुम मुझसे नफ़रत करो या प्यार करो वो तुम्हारे ऊपर है, पर मैं तो तुम्हें अपने साथ रखना चाहती हूँ। अपनी क्यान कहती पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती ना, क्यों तुम मुझे परेशान करके रखी हुई हो। अभी अपनी फूमोंग कहती ओह रियली, तुम भूल गई क्या कि वेन बेटा और मोशू के बीच क्या बात हुई है? अपनी क्यान कहती है हाँ मैं नहीं भूली, उनकी बातें मैं क्यों ही भूलूँगी। आखिर मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा है कि मैं यहाँ रुकूँ जिस वजह से मैं यहाँ से जा नहीं सकती, पर तुमने मुझे क्यों बंद करके रखा हुआ है यहाँ पर? ये मेरी लाइफ है, मुझे किसी का भी बंद करके रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभी फूमोंग कहती अरे बस करो, मैं तुम्हें बंद करके नहीं रख रही, बस तुम्हें अपना ही तो बनाना चाहती हूँ। अपनी फूमोंग कैसा कहते ही अपनी क्यान कहती है बस करो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे नफ़रत है तुमसे। फूमोंग कहती है ओके ठीक है, कर लो तुम नफ़रत, तुम्हें करना है ना नफ़रत, पर मुझे तो तुमसे प्यार ही करना है। अच्छा ये बताओ तुम और गुशियांग कैसे हो? वैसे तुम्हारा रिलेशन कैसा है? अभी अपनी क्यान कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? हमारी फूमोंग कहती क्या मतलब है दिमाग ख़राब हो गया था? सिंपल सा तो मैंने सवाल पूछा है। अपनी क्यान कहती वो बहन है मेरी, बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी लड़की है। उसे ना अब सिर्फ अपने बारे में सोचना नहीं आता, वो सबके बारे में सोचती है। अपनी फूमोंग कहती ओह रियली, हाँ वो अपने बारे में नहीं सोचती, सबके बारे में सोचती है। हाँ मैं खुद के बारे में सोचती हूँ, हाँ सोचती हूँ, तो उसमें क्या गलत है भाई? मैं खुदगर्ज हूँ और खुदगर्जी ही रहूँगी, मुझे खुदगर्जी से ही खुशी मिलती है। दूसरों के बारे में सोच के क्या करना है मुझे? दूसरों की खुशी से मुझे क्या लेना देना? मुझे जिस चीज़ से खुशी मिलेगी मैं सिर्फ वही करने वाली हूँ और वही करूँगी। वो इतना ही कहती है और फिर अपनी क्यान को अपनी ओर खींच लेती है, उसके कमर को ग्रैब कर लेती है और अपने पास खींच के रखे रहती है। अभी दोनों की आंखें एक दूसरे से टकरा रही थी, दोनों के फेस एक दूसरे के करीब ही थे। अपनी क्यान दूर धकेलती और कहती हाँ तो रहो, खुदगर्ज रहो, पर तुम्हारे जैसे इंसान से ना मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। वो ऐसे ही कहती और वहाँ से जाने लगती। अभी फूमोंग कहती अरे मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें, मैं तुम्हें ऐसे अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। वैसे ही कह के उसे पीछे जाने लगती है। पर हमें एक छोटा सा झलक अपनी फूमोंग का दिखाया जाता है, जहाँ वो अपनी यंग एज में ही थी और वो फ़िलहाल अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में थी, जहाँ पर वो
अपनी रिलेशनशिप में अपना हर एक ये करने की कोशिश करती है। वो कोशिश करती है कि वो जिसके साथ रिलेशन में है, और वो जिसके साथ रिलेशन में थी वो भी एक लड़की ही थी। अभी वो जिसके साथ रिलेशन में थी वो उसको हर एक चीज़ देने की कोशिश करती है। वो कोशिश करती है कि वो उसे खुश ही रखे। पर वो जो गर्ल थी वो अपनी फूमोंग से बिल्कुल भी खुश नहीं रहती थी। वो तो उल्टा अपनी फूमोंग को बात बात पे हर्ट करती थी। वो फूमोंग उसके लिए जो कुछ भी करती, उस लड़की को उस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो तो उल्टा उसे बात बात पे हर्ट ही करते रहती। अभी फूमोंग उसे एक छोटा सा सीन याद करती है और हम देखते हैं हमारी फूमोंग जो अपनी क्यान के पीछे पीछे ही भाग रही थी और कहती है, अरे रुक जाओ, आखिर कब तक के तुम्हारे पीछे भागना पड़ेगा मुझे। वो ऐसे ही कह के अभी पीछे पीछे जाने ही लगती है। सीन कट होता है, हमें झाऊ को ही दिखाया जाता है जो कि अभी अपने बिस्तर में चुपचाप लेटा हुआ था। अभी वो लेट के चुपचाप उठ के बैठ जाता है, अपने पेट को देखता है और कहता है, बस हैनिंग मिल आ जाए तो मुझे पता है कि मुझे अपना इलाज कैसे करना है। वो ऐसे ही कहता है और फिर अपने पेट को देखने लगता है। उतने में अचानक से उससे जहाँ पर वो सोया हुआ था वहीं पर एक खिड़की भी बनी हुई थी जहाँ से उससे एक हलचल नज़र आती है। जब वो उस खिड़की के पास जाकर खड़ा होता है वहाँ पर अपना हैनिंग ही था। वो अंदर आ जाता है और कहता है, मास्टर आप ठीक तो है ना? मास्टर कहीं बताइए, आपको लगा हुआ है? मैंने सुना कि आपको तलवार लगा हुआ है। अभी अपना झाऊ कहता है, हैनिंग मैं ठीक हूँ, क्या तुमने दवा लाया? अभी अपना हैनिंग कहता है, हाँ मैंने जैसे ही सुना मैंने दवा पहले ही ले आया आपके लिए। वो ऐसे ही कहता है और दवा निकाल के देता है। अभी अपने हैनिंग ने एक दवाई लाया था जो कि अपने झाऊ इस्तेमाल करता है खुद को कोई भी चोट लगने पर खुद पे लगाने के लिए। हालांकि झाऊ को जो दिया गया था जो कि वो था उसे जो भी वैद्य ने दिया था वो अलग था, पर अपने झाऊ ने अपने में अलग करके रखा हुआ है कि वो क्या दवा लगाएगा करके, जिस वजह से अभी हैनिंग आ गया था और उसने वो दवाई दे दिया था। अभी वो लगाने के बाद चुपचाप बैठ जाता है। हैनिंग कहता है, आपको क्या ज़रूरत थी बीच में आने की? आपको क्या ज़रूरत थी बीच में आने की मास्टर? आप यहाँ पर ये का बदला लेने आए हुए हैं। आपने आखिर ऐसा क्यों किया? अभी अपने झाऊ कहते हैं, हाँ मैं यहाँ पर ये का बदला लेने आया हुआ हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मैं बदला ले पाऊँगा। हैनिंग कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? आप आखिर ये के बदले के लिए ही तो यहाँ आए थे ना? आपने मुझसे कहा था कि आप यहाँ आ रहे हैं और आपके कहने पर ही तो मैंने सब कुछ अच्छे से किया था। यहाँ तक कि जिनके जितने भी सैनिक हैं वो पीछा कर रहे हैं और आखिर उन्होंने मुझ पर हमला भी किया था। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ आया हूँ और मुझे डर है कहीं वो लोग आ ना जाए। अभी अपने झाऊ कहते हैं, वो लोग तो नहीं आए, पर हाँ जैसे कि मैंने तुम्हें वो चिट्ठी दी थी जिस वजह से शायद कहीं ना कहीं हो ना हो, मुझे लगता है कि वो लोग आ गए थे। अभी हैनिंग हैरान होता बोलता है, क्या वो लोग यहाँ आ गए थे? अभी अपने झाऊ कहते नहीं, मेरा मतलब ये है कि काओचोंग के भतीजे मतलब कि मोशो और वो काओनिंग यहाँ गए थे। यहाँ तक कि क्यान को भी यही रखा गया है, पर मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्यान यहाँ पर क्यों है और आखिर उनको फूमोंग को क्यान को यहाँ रख के या क्या मिल रहा है। अपने हैनिंग इस बात को इग्नोर करते हैं और कहते पर मास्टर आप आखिर उनका बदला क्यों नहीं लेना चाहते? अभी अपने झाऊ कहते हैं, क्योंकि वो इतना ही कहते हैं और जो कुछ भी हुआ था लाइक अपने वेन ने नशे की हालत में जो कुछ भी अपने झाऊ को बता दिया था वो सब कुछ शेयर कर देते हैं। अभी अपने झाऊ कहते हैं, तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना बेकार इंसान हूँ कि उसके साथ इतना कुछ गलत हुआ और मैं उसके साथ गलत कर दूँ? पता नहीं क्यों उसकी ये सब बातें सुनने के बाद मुझे यकीन नहीं हो रहा कि दोस्त को उसने ही मारा होगा।
अब तक इस बारे में कुछ पता भी नहीं मैं कुछ पता लगा पाया हूँ। अभी अपने हैनिंग कहते हैं पर आप भूल रहे हैं कि ये ने तो इसी वजह से भेजा था ना। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर क्या होगा? आखिरकार ये ने तो इसीलिए आपको यहाँ भेजा था ना। और वो इसी उम्मीद में है कि आप उनका बदला लेंगे। और रही बात जिन की, तो अगर अगर जिन को ये पता चल गया कि आप यहाँ पर हैं तो क्या होगा? अभी आपको सबसे ज़्यादा बच के रहना होगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिन को आपका पता बिल्कुल भी ना लगे। अभी अपने झाऊ कहते हैं, हाँ मैं बच के रह रहा हूँ क्योंकि उस जिन के तो हाथों में मुझे जाना ही नहीं है। आखिर वो कौन सा मौका था, वो कौन सा दिन था जब मेरे पिताजी और माताजी ने कहा था कि मुझे उस जिन से शादी करनी होगी, मुझे उस जिन से। वो तो चले गए। उन्होंने अपनी आखिरी विश बताई थी जिसे मैं पूरा तो करना चाहता था पर मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं उस जिन को अपने साथ नहीं रहने दे सकता, नहीं मैं उसके साथ रह सकता हूँ। वो जिन बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। मैं खुद हैरान और परेशान हूँ। आखिर माँ और पापा को वो कैसे पसंद आ गया? आखिर उन्होंने मुझसे क्यों कहा कि मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताऊँ? वो ऐसे ही कहता है। अभी अचानक से दरवाजे के पास से कुछ आवाज़ आती है। अचानक से दरवाज़ा खुलता है। अभी जैसे ही दरवाज़ा खुलता है अपना झाऊ हैरानी से दरवाजे की ओर देखने लगता है। और वो जैसे ही हैरानी से दरवाजे की ओर देखता है, दरवाजे खुलते ही सामने अपने वेन थे। वेन कहते हैं, आशु आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ से अपना हैन तुरंत जा चुका था। हमारे झाऊ कहते हैं, हाँ वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अभी वेन कहते हैं, पर आपको आराम करना चाहिए। वैसे ही कहते हैं। फिर अपने झाऊ को पास जाकर उसे बेड पर लेटाते हैं और उसके पास ही बैठे रहते हैं। सीन कट होता है। हमें वही महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी गौशलैंग अभी उठ गई थी। लाइक वो जो रो रही थी थोड़ा बेहतर हो गई थी। और वो कहती है, ये सब क्या हो रहा है? आखिर कैसे पिताजी की मृत्यु कैसे हो गई? और अभी उसे सब कुछ बता दिया जाता है कि कैसे हुआ, क्या हुआ। और उसका जो अंतिम क्रिया वगैरह होता है वो सब कुछ भी बता दिया जाता है। सीन कट होता है। हमें अपने चैंगलिंग को दिखाया जाता है जो कि अभी अपने सैन के पास आया हुआ था। चैंगलिंग सैन के पास जाता है और कहता है, चाचा सैन आखिर आप क्या कर रहे हैं? आखिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्यों? आखिर क्यों? अब तो चाचा गाँव भी नहीं रहे। आखिर आप करना क्या चाहते हैं? आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मुझे पूरा यकीन है कि गाँव चाचा की मृत्यु आपके कारण ही हुई है। वो जो नकाबपोश है वो सब आपके ही भेजे गए हैं ना? आपने ही किया है ना सब कुछ? अपने सैन कहते हैं, ओह तो तुम्हारी समझ में आ गया कि सब कुछ मैंने ही किया है। अभी अपना चैंगलिंग कहता है, हाँ मेरी समझ में आ गया कि सब कुछ आपने ही किया है। क्योंकि वो इतना ही कहता है। और अब एक छोटा सा सीन बताया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं अपने सैन वो जो उनका सेक्ट था वहाँ से वो कुछ लोगों को बुलाते हैं जिन्होंने ब्लैक कपड़े ही पहन के रखे हुए थे। लाइक जो उसका जो सेक्ट है दाऊ, वो उसी सेक्ट से जो जितने भी लोगों को वो बुलाते हैं वहाँ पर वो उन लोग जो काम करते हैं वहाँ पर उन लोग का जो वो जगह है, उन लोग जो रहते हैं उन लोग का अलग वेशभूषा है। पर अपने सैन ने उन लोग को एक अलग ही वेशभूषा दे के रखी हुई थी। और यहाँ पर ये बताया जाता है कि उन्होंने ही उन लोग को ऑर्डर दिया था कि उन लोग को हमला करना है करके। और ये चीज़ अपने चैंगलिंग ने देख लिया था। चैंगलिंग बहुत टाइम से चीज़ों को छुपा रहा था कि हो सकता है कि मदद के लिए ही हो। पर जब उसने 2 बार नोटिस किया कि अपनी गाओशियालैंग पर वो जो काले कपड़े वाले लोग हैं उन्हीं लोग हमला कर रहे हैं। पहले तो उसे लगा कि नहीं वो कोई और होंगे। वो 2 बार वैसे लगा, लेकिन जब इस बार वही महल में हमला हुआ और वही लोग, तो तब वो समझ गया
कि हो ना हो इन सब के पीछे अपना सैनसन ही है, इसलिए वो अपने सैनसन के पीछे गया उससे कहने कि ये सब आपने ही किया है ना। अभी सैनसन कहता है हाँ मैंने ही किया है। अपना चैंगलिंग कहता है पर क्यों किया आपने, आखिर आपने क्यों किया, आपको क्या मिला आखिर। अपना सैनसन कहता है ओह चैंगलिंग तुम भूल रहे हो, आखिर यही एक नगर है जहाँ पर सब कुछ है। रही बात मेरे नगर की तो उतना सब कुछ भी नहीं है और ना ही तुम्हारे नगर में कुछ भी था, पर हाँ इस नगर में है। इस नगर में गौचों की बहुत इज्जत की जाती है और उसकी तख्ती इतनी बड़ी है कि मुझे वो तख्ती चाहिए थी। मैंने बहुत कोशिश की कि वो तख्ती मुझे मिल जाए, मैंने ना उसकी चापलूसी भी करके देखी पर मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो मैंने फ़ैसला लिया कि क्यों ना मैं उसे मार दूँ। पहले तो मैंने सोचा कि नहीं मुझे नहीं मारना चाहिए। मैं सोचता रहा कि अगर मैं उनके ज़रिए ही खुद राज कर सकता हूँ तो मुझे उन्हें मारने की क्या ज़रूरत है। पर फिर उन्होंने अपनी बेटी गाओ शेलैंग को उस तख्ती पर बिठाने का सोचा। मैं इतने समय से उनके साथ हूँ, उनके साथ रहता हूँ और वो जो भी कहते वो सुनता, पर वो उस तख्ती में अपनी बेटी गाओ शेलैंग को बिठाना चाहते थे। तो क्या करता मैं, बस एक जहरीली तीर और सब कुछ ख़त्म। वो इतना ही कहता है और हंसने लगता है। चैंगलिंग कहता है मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे लगता था कि आप अच्छे हैं, पर वो ऐसे ही कहता है। अभी सैनसन कहता है चैंगलिंग मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तुम्हारे पिताजी को मानता था, मैं उन्हें बहुत मानता था और उनके जाने का गम है मुझे, पर अगर बात अगर मेरी आए और मेरे इस राजगद्दी की आए तो मैं किसी की नहीं सुनने वाला। मुझे ये पूरी जायदाद चाहिए, मुझे ये तख्ती चाहिए। वो ऐसे ही कहते हैं। अभी चैंगलिंग कहता है आप कभी भी आप जो कर रहे हैं ना आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। वो ऐसे ही कहता है और यहाँ से जाने लगता है। सैनसन बस चुपचाप अपने चैंगलिंग को जाते हुए देखते रहते हैं। सीन कट होता है, हम वही उसी महल को देखते हैं जहाँ पर अपना जिन था। जिन जिसका कमरा बहुत अच्छे से सजा हुआ था, महल बहुत अच्छे से सजा हुआ था। अभी जिन कहता है हाँ क्या बात है, आखिरकार तुम लोग मेरे किसी तो काम आए। आखिरकार पता चल गया है कि जीशु है कहाँ। अभी दो लोग वहाँ पर खड़े हुए थे और अपना सर झुका के रखे हुए थे। उन लोग कहते जी। अभी अपना जिन कहता है तो देर किस बात की, बस कैसे भी करके मुझे उसे लेकर आना है और ये को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैंने क्यों उसे उसके साथ भेजा हुआ था, क्यों उसके यहाँ भेजा हुआ था। और रही बात प्रिंस और युआन की, तो उन लोग भी नहीं बचने वाले। बहुत शौक है ना उन लोगों को मेरे फियांसे को अपने साथ ले जाने का और किसी के बदले के लिए यूज़ करने का। तो बदले के लिए यूज़ कैसे किया जाता है वो मैं बताऊंगा। वो ऐसे ही कहता है और एक शराब का प्याला लेता है और उसे पीता है। पी के उस शराब के प्याले को पटक देता है और कहता है माय लव बस थोड़ा सा इंतज़ार और कर लो, क्योंकि अब तुमसे दूरी मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो ऐसे ही कहता है और मुस्कुराने लगता है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। तो क्या लगता है आप सभी को, क्या सैनसन की सच्चाई सामने आएगी? क्या अपने मोशो और काओबेनिंग को ये लगता है कि सैनसन ही इन सब के पीछे है? और क्या लगता है क्या जिन को पता चल गया है कि झाऊ असल में कहाँ पर है? और क्या अब जिन झाऊ के पास जाने वाला है? और क्या लगता है आपको, क्या झाऊ के दिल में कहीं ना कहीं अपने वैन के लिए जगह बनने लगी है या वो सिर्फ उसका एक हमदर्दी है? चलिए हम इस बात को नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। मैं आप सभी से अलविदा लेती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए और अपना ख्याल रखिए दोस्तों।